हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो 7th क्लास की कुक रिविजन सीरीज़ में आज हम चैप्टर 2 के बारे में समझेंगे। सो द नेम ऑफ द चैप्टर 2 इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल। इससे प्रीवियस जो चैप्टर 1 था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, वो मैं आपको पहले ही सेंड कर चुकी हूँ। अब ये चैप्टर 2 की बारी है, तो चैप्टर 2 के बारे में हम समझेंगे। तो जैसे कि हमने न्यूट्रिशन वर्ड वहाँ पर भी समझा था, तो न्यूट्रिशन वर्ड सेम रहता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर हमने प्लांट्स में न्यूट्रिशन समझा था। अब इस चैप्टर में हम एनिमल्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का बेसिकली मैं दोबारा बता देती हूँ। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड यूज़ दैट फूड फॉर एनर्जी, देयर ग्रोथ, देयर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये डेफिनेशंस बेटा आपको बुक्स में भी मिल जाएगी, आपको लर्न करनी है लर्न कर सकते हो, बट बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। टेक इन ऑफ फूड, यानी कि आपने फूड को लिया, यानी कि ऑर्गेनिजम्स जब फूड को टेक कर लेते हैं, टेक इन कर लेते हैं और उसी खाने को यूज़ करते हैं फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सिंपल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रिक्स समझनी है, ध्यान से समझना है कि किस तरीके से मैम पढ़ा रही हैं। तो आप उस तरीके को फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर बिना रटे आप अच्छे मार्क्स भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन समझ ली है। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। देखो, 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। एक तो होता है ऑटोट्रॉपिक, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। अब ऑटोट्रॉपिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। अब बारी है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को समझने के लिए। तो इस चैप्टर में हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझेंगे। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उसे हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ना कई टाइप्स हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कई टाइप्स होते हैं बेटा, ठीक है। जिसमें से एक टाइप है होलोजोइक, एक टाइप है, ये मैं 1 बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर है हमारा 2, दैट इज़ पैरासिटिक, जो कि मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बता चुकी हूँ। तीसरा है हमारा सेप्रोट्रॉपिक, सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉपिक, ठीक है। ये तो आपको लर्न अच्छे से करने ही करने हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं होलोजोइक की। तो यहाँ पर वर्ड देखो, होलो का मतलब क्या होता है? होलो का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को खाता है। सॉलिड फूड यानी कि जैसे चपाती हो गया, रोटी हो गया, दाल चावल, इस तरीके से ये सॉलिड फूड में आता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉलिड फूड को इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, उन्हें उसको हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। और आपको इस वर्ड से समझ में आ गया होगा कि वो सॉलिड फूड खाते हैं, जैसे कि चपाती वगैरह। अब चपाती वगैरह कौन खाता है? हम लोग खाते हैं, ठीक है। जैसे कि एनिमल्स, गाय भैंस खाते हैं, ठीक है। तो जो भी सॉलिड फूड को इंजेस्ट करता है उसमें उसके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स, उनके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि ह्यूमन बींग में कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो हमें बताना है कि हमारे अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि हम सॉलिड फूड खाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। इसके एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया, ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है, बट नॉट ऑल द एनिमल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा पैरासिटिक। पैरासिटिक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स होस्ट पर डिपेंड रहता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, होस्ट पर डिपेंड रहता है। होस्ट पर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल है जैसे कि लाइस आपको पता है, लाइस क्या होती हैं? जुएँ होती हैं, ठीक है, जो कि ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके बालों में रहती है। अब ये क्या करती है? जो ह्यूमन्स के ऊपर जो रहती है ना, ह्यूमन उसके लिए होस्ट हो गया, यानी हमारे ऊपर रहते हैं, हमारे बालों के ऊपर रहती हैं, ठीक है, बालों के अंदर रहती हैं। तो ये हमारा ब्लड लेती हैं, ये हमारा ब्लड कंज्यूम करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड कंज्यूम कर रही हैं, दैट मीन्स ये पैरासिटिक है, यानी कि ह्यूमन पर डिपेंड है, ठीक है। वो लाइस जो होती हैं वो ह्यूमन पर डिपेंड रहती हैं। अब ऐसे ही ना एनिमल्स के अंदर, जैसे गाय भैंस होती हैं, उनके अंदर टिक्स होती हैं। आपने अगर नाम सुना हो, टिक्स होती हैं। टिक्स भी जैसे हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर जुएँ होती हैं ना, ऐसे ही उनके एनिमल्स की बॉडी पर भी टिक्स चिपकी हुई होती हैं, जो कि उनका खून पीती हैं, ठीक है। अगर कभी आपने नोटिस किया हो तो टिक्स होती हैं। ये सब पैरासिटिक के एग्जाम्पल है, क्योंकि ये होस्ट पर डिपेंड रहते हैं। अच्छा, ऐसा और एक और एग्जाम्पल भी हो सकता है, टेप वॉर्म हो सकता है। टेप वॉर्म जैसे पेट में कीड़े नहीं हो जाते हैं बेटा, जैसे आप लोगों को एल्बेंडाजोल मिलती है। आपको अगर पता हो कि एल्बेंडाजोल एक ऐसी दवाई होती है जो कि बच्चों में पेट के कीड़ों को मारती है, ठीक है। तो वो पेट के कीड़े क्या होते हैं? वो पेट के कीड़े कुछ ऐसे वैसे नहीं होते, वो ये टेप वॉर्म ही होते हैं, जो कि हमारे स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाते हैं? वो जमा होने लग जाते हैं। और ये टेप वॉर्म मोस्टली उन बच्चों के अंदर भी होते हैं जो मिट्टी खाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब टेप वॉर्म होते हैं लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब उनके पास उनके बॉडी के अंदर अगर मिट्टी आने लग जाती है तो वो एग लेज करने लग जाते हैं, और उनसे उनकी जो संख्या होती है ना, उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो बढ़ने लग जाती है, और उसकी वजह से उनको वीकनेस फील होती है। उन जो बच्चे होते हैं उनके दांत खराब रहते हैं और उनको भूख नहीं लगती है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके के आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। हम फिलहाल हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, बट मैंने आपको बस बता दिया
एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक क्या होता है? सेप्रोफिटिक हमारा एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो जो सड़ जाती हैं, मर जाती हैं चीज़ें, उन पर डिपेंड रहते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे सपोज करो कोई बॉडी मर गई है, ठीक है, जैसे बॉडी मर गई है हमारे कहीं पार्क में या रोड साइड कहीं मर गई है, तो आपने देखा होगा थोड़े दिन बाद देखोगे वो सारी गायब हो जाती है, बिल्कुल गायब हो जाती है। कैसे गायब हो जाती है? क्यों? क्योंकि सॉइल के अंदर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनके बॉडी के ऊपर उनको खाते हैं, उनको खा करके सारा मिट्टी के अंदर ही मिला देते हैं। जितना भी न्यूट्रिशन होता है लेकर के वो मिट्टी के अंदर ही चले जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं नहीं होते हैं, एयर वगैरह में नहीं होते हैं, वो आपको। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो गड़ी सड़ी चीज़ों को खा करके जो जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो मिट्टी में ही मिला देते हैं। तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनके डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स ज़रूर आते हैं एग्जाम में, तो प्लीज़ इनको स्किप मत करके जाइएगा, ठीक है। अब हम ना सबसे पहले हमें आपको इस चैप्टर में ह्यूमन बीइंग की न्यूट्रिशन के बारे में समझना है। तो ठीक है, ये डायग्राम हमें अच्छे से समझना है और इससे रिलेटेड ये जो प्रोसेस है वो समझनी है, ये स्टेप्स है। अब हम धीरे धीरे करके इन्हें समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टेप्स बताऊंगी, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग खाना खाते हैं वो किस स्टेप से होते हुए गुजरता है वो आपको समझना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ बेटा वो सारा इंपॉर्टेंट ही बता रही हूँ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इररिलेवेंट है, वो तो ऑटोमेटिकली मैं नहीं बताऊँगी। क्यों? क्योंकि क्विक रिविजन सीरीज़ में जो इंपॉर्टेंट होता है वही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है वर्ड इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, इन का मतलब जैसे आप बोलते हो ना, कम इन, मैम मे आई कम इन। कम का मतलब होता है अंदर आना, यानी कि इन, यानी कि जब आप खाने को माउथ के अंदर ले लेते हो उस स्टेप को हम बोलते हैं इंजेशन, ठीक है। तो याद रहेगा, इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग इन ऑफ फूड, यानी कि टेकिंग इन फूड, यानी कि वो खाने को मुंह के अंदर लेना। सिर्फ फर्स्ट स्टेप आता है हमारा इंजेशन। सेकंड स्टेप आता है हमारा डाइजेशन। अब ये डाइजेशन क्या है? पहले तो खाना हम माउथ में लेंगे, फिर हम माउथ में हमारे दांत होते हैं, उससे हम क्या करते हैं? चबाते हैं, यानी कि उस खाने को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो जब हमारा खाना ब्रेक डाउन होने लग जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन कौन सी प्रोसेस होती है? द प्रोसेस इन विच द फूड विल बी ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाई का मतलब यही होता है ब्रेक डाउन। याद रखिएगा कि डाई का मतलब होता है ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन? खाने का। अब जब आपने खाना मतलब रोटी का टुकड़ा अगर माउथ में ले लिया है तो आप उसे चबाओगे ना, तो जब चबाओगे तो वो डाइजेशन होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन वो कंप्लीट नहीं होगा, अभी धीरे धीरे आप समझोगे, मैं आपको सिर्फ मीनिंग बता रही हूँ, ठीक है। बाद में हम इस प्रोसेस के थ्रू समझेंगे, पूरा प्रोसेस हम समझेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या है? सपोज करो आपका जितना भी आपने खाना, यानी कि आपने सपोज करो 2 चपाती खाई थी, तो दोनों चपाती आपने क्या कर दी है? ब्रेक डाउन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद जब ब्रेक डाउन कर लिए तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट निकलेगा वो तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी ना। क्यों? क्योंकि जो खाना हमने खाया है वो तो हमारे पेट के अंदर गया है। अब उस पेट के अंदर से जितना भी न्यूट्रिशन है वो सारा हमारी बॉडी के बाहर आना चाहिए, यानी ब्लड में आना चाहिए। जब न्यूट्रिशन हमारा ब्लड में आ जाएगा, खाना नहीं न्यूट्रिशन, उस खाने में जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट था जैसे कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वो हमारा ब्लड में जब तक नहीं आएगा तब तक हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो डाइजेशन के बाद जो स्टेप होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जो भी हमने खाना खाया है उसमें से न्यूट्रिशन हमारी सारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। तो ये थर्ड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप के बाद होता है एसिमिलेशन। फोर्थ स्टेप होता है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में क्या होता है? देखो, मिलेशन मतलब मिलना, यानी जो हमारी बॉडी के ब्लड में जितने भी न्यूट्रिशन आए हैं वो हमारी पूरी बॉडी में मिल जाएंगे, पूरी बॉडी के सेल्स को मिल जाएंगे, और उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। यानी ऐसी मिल गया, यानी कि सारे न्यूट्रिशन जो हैं वो सब मिल गए, तो वो एसिमिलेशन कहलाता है प्रोसेस, ठीक है। अब एसिमिलेशन यानी हमारी बॉडी ने खाना ले भी लिया, उसे डाइजेस्ट भी कर दिया, एब्जॉर्प्शन भी कर लिया, पूरी बॉडी को मिला भी दिया पूरी बॉडी में, यानी कि अगर हमारे बालों को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है तो वहाँ भी पहुँच जाएगा। सपोज करो हमारे पैरों के सेल्स को भी ज़रूरत है, तो सब जगह, बॉडी के सब जगह जब न्यूट्रिशन पहुँच जाता है तो एसिमिलेट हो जाता है। लेकिन अब जो हमारी बॉडी में जो भी हमने खाना खाया है वो 100% हम नहीं रखते हैं, उसके अंदर वेस्ट पार्ट भी होता है। तो जितना भी हमारे फूड के अंदर वेस्ट पार्ट होता है जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं या हमारी बॉडी नहीं कर पाती है, वो वेस्ट बन जाता है। और वो वेस्ट कहाँ हो जाता है? हमारी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन में कलेक्ट होते होते वो हमारे एनएस के पास चला जाता है और वो इजेक्ट हो जाता है। तो इजेक्ट का मतलब क्या होता है? निकलना, बाहर निकलना। इजेक्ट का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। इन का मतलब होता है अंदर आना, और इज का मतलब होता है बाहर निकलना। तो खाना अंदर आया था इंजेशन से, खाना बाहर जाएगा इजेशन से। तो याद रखो, इन मतलब कम इन, यानी कि खाना आना, और इजेक्शन मतलब खाना बाहर जाना, यानी कि जो अनवांटेड अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है हमारे फूड का, जब वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है, एग्जिट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम इजेक्शन बोलते हैं। तो आई होप आपको ये जो स्टेप्स हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब यही जो सारे स्टेप्स हैं, अब हम वो इसमें अप्लाई करते हुए देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, आपका बनाने के लिए ज़रूर आएगा या फिर लेबलिंग के लिए ज़रूर आएगा। इसमें से क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आएंगे, ठीक है। तो सब यहाँ पर आप लोग एक डायग्राम देख रहे हो जिसमें कि पर्सन का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया है। अच्छा, जो आप ये पूरा डायग्राम देख रहे हो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, हमेशा याद रखिएगा, एलिमेंट्री कैनाल। तो जो हमारा न्यूट्रिशन का पार्ट होता है वो हमारे किस ऑर्गन से रिलेटेड होता है? एलिमेंट्री कैनाल। इसका नाम होता है एलिमेंट्री कैनाल, जो कि माउथ से स्टार्ट होती है कैनाल, और वो हमारी बिल्कुल यहाँ एनस तक खत्म होती है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल सबसे लॉन्गेस्ट हमारे अंदर वो ऑर्गन होती है, ठीक है।
तो लॉन्गेस्ट ऑर्गन है ये हमारी बॉडी का, सबसे लंबा, ठीक है, यहाँ से माउथ से लेकर एनएस तक रहता है। अब हम यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझना है क्योंकि ये थोड़ा सा सीरियस वाला पार्ट है, आपको इसका लाइटली नहीं लेना है। तो देखो, सबसे पहले हमने खाना कहाँ पर लिया, माउथ में लिया, माउथ में लिया। अब माउथ में आपको दो चीज़ें पता है, एक तो होती है टंग और एक होती है टीथ, ठीक है। हमारे टंग से ना स्लाइवा निकलता है, स्लाइवा। अब स्लाइवा में ना एक एंजाइम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्लाइवरी अमाइलेज, या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है टाइलिन, ठीक है, एक और नाम से जाना जाता है टाइलिन। अब ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि हमारे फूड में, जैसे सपोज करो मैंने रोटी खाई थी, तो रोटी में क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट पे होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो रोटी के अंदर सपोज करो स्टार्च प्रेजेंट है, तो उस स्टार्च को क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा 30%, मतलब 30% ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट कर देगा, सिर्फ 30%। अभी 70% जो है वो बाद में होगा, 30% स्टार्च को पहले ब्रेक डाउन कर देगा। कौन, स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है, स्लाइवरी अमाइलेज, यहाँ अमाइलेज लिखना मैं भूल गई हूँ, अमाइलेज, ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगी डिटेल उसमें। और टाइलिन, ठीक है, तो कहाँ पर प्रेजेंट होता है स्लाइवरी अमाइलेज, हमारे स्लाइवा में, और स्लाइवा कहाँ से निकलता है, टंग से निकलता है, ठीक है। तो ये याद रहेगा, 30% जो भी बेटा हम खाना खा रहे हैं उसे ब्रेक डाउन होना पड़ेगा, तभी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। तो ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम इसका ब्रेक डाउन समझ सकें कि क्या क्या चीज़ किस में ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। तो 30% ब्रेक डाउन हो जाएगा स्टार्च का, और स्टार्च 30% ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बना लेता है, यानी कि अभी सिर्फ हमारी बॉडी को 30% ग्लूकोज मिला है, अभी और कुछ नहीं मिला, ठीक है। अब बात करते हैं हम टीथ की। तो टीथ में बेटा आप जानते हो हमारे जो टीथ होते हैं, हमारे जो ह्यूमन में जो टीथ होते हैं उनका जो सेट होता है आपको पता है, बच्चों में 28 होते हैं, और जब जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो 32 हो जाते हैं। और ये दो तरीके से शो करते हैं, क्या करते हैं, एक तो होते हैं मिल्क टीथ होते हैं इनके, दूध के दांत जो कि टूट जाते हैं जब कुछ बचपन में ही टूट जाते हैं, और एक होते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है, परमानेंट टीथ। परमानेंट कभी भी नहीं टूटते हैं एक्सेप्ट कि कोई इंजरी ना हो, ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह के केस में नहीं हम बात करेंगे। तो जो मिल्क के टीथ होते हैं वो टूट जाते हैं। अच्छा, अब इनका ना एक डायग्राम आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप डायग्राम बुक में भी पढ़ोगे। तो सबसे पहले जो फ्रंट के 2 टीथ होते हैं, फ्रंट के जो 2 टीथ होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंसीजर, ठीक है, इंसीजर, क्या बोलते हैं हम, इंसीजर बोलते हैं। तो इंसीजर कौन से टीथ होते हैं, इंसीजर हमारे फ्रंट के टीथ होते हैं, दोनों तरफ होते हैं, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। फिर उसके पीछे, अच्छा, फ्रंट के 2 नहीं, फ्रंट के 4 दांत होते हैं, सॉरी, फ्रंट के 4 टीथ होते हैं, ठीक है। अब इनके ना साइड में एक इस तरीके के टीथ प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो शेप होती है ना वो इन वाले शेप से अलग होती है। ये जो टीथ होते हैं ना वो बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट जैसे होते हैं, और इंसीजर का काम है चीज़ों को क्या करना, काटना, याद रखना। इनके फंक्शन भी पूछेंगे एग्जाम में। तो इंसीजर जो टीथ होते हैं, जो आगे के फ्रंट टीथ होते हैं, वो कटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, चीज़ों को काटने में। जैसे एप्पल अगर आप खाओगे तो आप आगे के दांतों से यूज़ करोगे, तो आगे के दांत होते हैं वो कटिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। सेकंड आते हैं हमारे जो सेट मैंने आपको बताया है, सेकंड सेट बताया है, वो क्या है, ये वाले टीथ का, ठीक है। ये इन टीथ का नाम होता है कैनाइन, कैनाइन, ठीक है, कैनाइन होता है, ठीक है। तो कैनाइन ऐसे टीथ होते हैं जो कि चीज़ों को मतलब फाड़ने के काम आते हैं, फाड़ने का मतलब टीयरिंग के लिए। मतलब जैसे अगर सपोज करो हमने गन्ना खाते हैं ना, शुगर केन खाते हैं, तो कभी आपने नोटिस किया है गन्ना हम आगे के दांतों से नहीं खाते हैं, गन्ने का छिलका जो छीलते हैं तो हमारे साइड वाले टीथ का यूज़ करते हैं। तो साइड वाले टीथ यही होते हैं हमारे, यही टीथ वो होते हैं जो हमारे टीयरिंग में हेल्प करते हैं, इन चीज़ों को फाड़ने में हेल्प करते हैं। अगर दांत से अगर किसी चीज़ को फाड़ रहे हो तो इन्हीं टीथ का यूज़ करोगे, ये वाले टीथ आपके सक्सेस होंगे ही नहीं इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो कैनाइन का आपको फंक्शन समझ में आ गया, इंसीजर का आपको फंक्शन समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम इनके नेक्स्ट टीथ सेट की। तो फिर नेक्स्ट हमारा टीथ सेट होता है यहाँ पर, इस तरीके से होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं प्री मोलर, ठीक है, प्री मोलर होते हैं। अब यहाँ पर प्री मोलर जो होते हैं ये दोनों सेट में होते हैं, ऊपर भी होते हैं नीचे भी होते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ प्री मोलर टीथ होते हैं। तो प्री मोलर का फंक्शन होता है ग्राइंडिंग का, ग्राइंडिंग, ठीक है। ग्राइंडिंग का मतलब होता है चीज़ों को चबाना, यानी कि रोटी का टुकड़ा अगर आपने लिया है तो वो चबा रहे हो इन वाले दांतों की हेल्प से, यानी कि प्री मोलर की हेल्प से। अच्छा, इन्हीं के जस्ट पीछे होते हैं मोलर। यहाँ 3 सेट होते हैं बेटा, यहाँ ना डायग्राम थोड़ा सा छोटा हो गया, तीनों सेट होते हैं, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है, 3 सेट होते हैं इन दांतों के। तो इनको ये भी मोलर होते हैं, इन्हें बोलते हैं मोलर, और इनको बोला था प्रीमोलर। तो मोलर और प्रीमोलर ये दोनों ही टीथ का सेट ऐसा होता है जो कि चीज़ों को ग्राइंड करने में हेल्प करता है, ठीक है, मोर ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, यानी कि चीज़ों को चबाने में हेल्प करता है। तो आई होप आपको चारों दांतों के जो टाइप्स होते हैं, टाइप ऑफ टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, वो आपको समझ में आ गए होंगे। ये 4 जो दांत को सेट होते हैं, आगे के 4 दांतों के सेट जो होते हैं वो इंसीजर होते हैं, ये जो 2 होते हैं वो कैनाइन होते हैं, यानी कि देखो मैं काउंट अगर करके आपको बताऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। इंसीजर 4 ऊपर 4 नीचे यानी कि 8 हो गए, कैनाइन 2 ऊपर और 2 नीचे यानी कि 4 हो गए, ठीक है, कैनाइन। अब आते हैं, हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये होते हैं हमारे 2 ऊपर 4 ऊपर 4 नीचे, तो कितने हो गए, 8 हो गए, यानी कि प्री मोलर हमारे होते हैं, प्री मोलर होते हैं हमारे 8, ठीक है। मैं एक बता रही हूँ मैं आपको टोटल, ठीक है। फिर आते हैं हमारे मोलर, जो ये होते हैं, ये जो मोलर होते हैं, ठीक है, ये ऊपर 3, एक साइड 3 होते हैं, एक साइड 3, यानी कि 6 ऊपर 6 नीचे, यानी 12 हो गए। अब इनको अगर आप टोटल करोगे तो कितने हो जाएंगे, 12 और 8 20 और 12 कितने हो गए, 32, यानी हमारे कितने टीथ होते हैं, 32 होते हैं,
आ गया काउंट आपको समझ में? तो इस तरीके से आपको काउंट समझना है, ठीक है। तो आई होप आपको टीथ का डायग्राम समझ में आ गया होगा। टीथ 2 तरीके के आपको वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शन की। तो टंग का जो काम होता है बेटा वो सलाइवा प्रोड्यूस का होता है। सलाइवा का काम मैंने आपको बता दिया है। एक तो हमारे खाने को गीला करना, क्योंकि जब तक हमारा खाना गीला नहीं होगा तब तक वो हमारे फूड पाइप में नहीं एंटर करेगा। कोई चीज़ सूखी होगी तो थोड़ा ना एंटर करेगी, कोई चीज़ गीली होगी तभी तो वो आराम से एंटर करेगी फूड पाइप में। तो टंग जो सलाइवा होता है उस खाने को गीला बनाता है और गीला बना करके वो बोलस बना देता है, चिपचिपा खाना बना देता है, ठीक है। और दूसरा काम टंग का मैंने आपको बता ही दिया था। टंग का भी दूसरा काम क्या था? स्लाइवरी अमाइलेज बता दिया था, एंजाइम जो कि टंग के सलाइवा में प्रेजेंट होता है, जो कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा टीथ का फंक्शन क्या है? टीथ का फंक्शन होता है खाने को ब्रेक डाउन करना, यानी चबाने में हेल्प करते हैं। च्युइंग में, ब्रेक डाउन नहीं कहेंगे हम, च्युइंग वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, च्युइंग वर्ड यूज़ करेंगे। तो टीथ का काम आपको समझ में आ गया है, यानी कि अभी हमारा इतना पोर्शन कंप्लीट हो चुका है जो कि हमने पढ़ लिया। अब हमारा खाना थोड़ा सा चबा भी लिया है हमने, तो जैसे ही हम खाना गीला हो जाएगा और वो थोड़ा सा चबा लेंगे तो वो हमारा जो फूड होगा वो कहाँ पर प्रेजेंट आ जाएगा? फूड पाइप में। और फूड पाइप को बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है। फूड पाइप को हम बोलते हैं ईसोफेगस या फिर फूड पाइप, ठीक है। ईसोफेगस का जो खाना होता है वो हमारा धीरे धीरे करके यहाँ से थोड़ा यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आते 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 नीचे। तो जैसे ही वो नीचे आने की प्रोसेस होती है ना, इसका एक नाम होता है, एक मूवमेंट होती है, यानी हमारा जो खाना है वो हमारे फूड पाइप से नीचे एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है पेरिस्टिटैलिक मूवमेंट होती है। ये एक ऐसी मूवमेंट होती है जिस मूवमेंट की हेल्प से हमारा खाना इधर से लेकर वो इधर तक पहुंचता है, ठीक है। तो कौन सी मूवमेंट होती है? पेरिस्टालिक। जैसे हम खाना जब निगलते हैं तो हमारा जो आप गर्दन पे अगर हाथ लगाओगे तो आपको मूवमेंट शो होगी, तो वही मूवमेंट हमारी पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है, ठीक है। अब जो हमारा खाना है वो हमारा फूड पाइप से कहाँ पर एंटर हो जाएगा? वो हमारे स्टमक में एंटर हो जाएगा, ठीक है। अब स्टमक में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी